अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है आफ्टर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट खत्म होने के बाद हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर और क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या देता है, एक न्यू वेक्टर देता है। समझ में आ गया? मैं आपको इसका डेफिनेशन आपको बोलता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो क्या बोलते हैं, डिफाइन एज द वेक्टर उस मैग्नीट्यूड, जो एक वेक्टर है, जो द वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा और उसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंड उन दोनों के बीच क्या रहेगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों के अंदर क्या रहेगा, साइन एंगल रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर दोनों वेक्टर का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। मतलब इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ए एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या रहेगा, ए बी इनका मैग्नीट्यूड है। दोनों के अंदर कितना है, एंगल कितना है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम कितना है, साइन थीटा। अच्छा, अभी तो ये क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या देगा, एक न्यू वेक्टर देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन कौन डिनोट करता है, हमारा जो n यूनिट वेक्टर डिनोट करता है। समझ में आया, हमारा जो n कैफ है वो डिनोट करता है इसका डायरेक्शन। तो लिखा है, सो द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b इज सेम एज द यूनिट वेक्टर n कैफ। इस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इसका डायरेक्शन कौन देता है, n कैफ देता है। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने यहाँ पे n कैफ इसको डायरेक्शन पर्पस में ऐड किया है। समझ में आ गया? तो वही n कैफ क्या रहता है, n कैफ इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन बिटवीन बोथ a एंड b वेक्टर। a एंड b वेक्टर के अंदर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन देता है, n कैफ देता है। मतलब n कैफ क्या देता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है। a वेक्टर एंड b वेक्टर के अंदर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब देता है जो, वो किसके साथ सेम है, n कैफ के साथ सेम है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसी जो फॉर्मूला था हमारा, जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल रहा था, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें या इंटरप्रेट करें। जैसे हम लोग स्केलर का निकाला था वैसे हम लोग को वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना है। तो देखिए मैं एक वेक्टर लेता हूँ ओपी क्या लेता हूँ, ओपी के ऊपर क्या लेता हूँ, ए वेक्टर एंड ओक्यू के ऊपर क्या लेता हूँ, बी वेक्टर। उसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसके बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट लाइन में लेता हूँ, कितना, क्यू से लेके एन तक। समझ में आ गया? इसको मैं पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में किया था, वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लाइन खींच देता हूँ, क्यू से लेते आर तक एंड आर से लेके पी तक, डॉटेड लाइन। समझ में आ गया? इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको ऐसे फॉर्म में। अच्छा, अभी देखते हैं जो हमारा ट्राइंगल है ओक्यू एन ट्राइंगल में साइन थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एन क्यू एंड हाइपोटेनस क्या है, ओक्यू। एन क्यू बाई क्या होगा, ओक्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एन क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओक्यू साइन थीटा। एंड ओक्यू का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, बी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी, और मैं क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा। तो अभी मुझे पता चल गया जो कंपोनेंट हम लोग का इस ट्राइंगल का, जो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट था क्या निकला, बी साइन थीटा। मतलब एन क्यू का वैल्यू कितना निकला, बी साइन थीटा। तो अभी हम लेते हैं, लेट एंगल पी ओ क्यू, हमारा जो एंगल पी ओ क्यू कितना है, थीटा है। समझ में आ गया? पी ओ क्यू कितना है, थीटा है। तो अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट था उसका मैग्नीट्यूड का अगर फॉर्मूला गिराएंगे, क्या था, ए क्रॉस बी, उसका क्या है मैग्नीट्यूड, क्या निकलेगा, ए बी साइन थीटा। मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ, जो हमारा मेरा जो था क्या, मेरा जो मतलब एन के जो डायरेक्शन था वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अच्छा, मुझे भी पता है ए का वैल्यू मतलब लाइन किधर से किधर है, ओ से लेके पी तक है, ओपी। एंड बी का वैल्यू किधर से किधर है, ओ से लेके क्यू तक है, ओ से लेके क्यू तक। मैं इसको ज्योमेट्रिकली मुझे इंटरप्रेट करना है ना, तो ओ से लेके क्यू तक। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ओपी इंटू ओक्यू साइन थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे ऑलरेडी पता है ओक्यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एन क्यू। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एन क्यू। और मुझे ये भी पता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, इस जो पैरेललोग्राम है ओ पी आर क्यू, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ओपी इंटू एन क्यू। ऑब्वियस बात है, ओपी इंटू बेस, उसका जो परपेंडिकुलर है क्या होगा, एन क्यू। आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब जो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू किसके साथ सेम है, ये पैरेललोग्राम का एरिया के साथ सेम है। मतलब मैं यहाँ पे हेंस लिखा हूँ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। इसका जो मैग्नीट्यूड निकल रहा है उसका वैल्यू किसके साथ सेम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, ओ पी आर क्यू। समझ में आ गया, ओ पी आर क्यू। तो इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो क्या है प्रॉपर्टीज, देखिए जैसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी था वैसे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्यूटेटिव। क्या है,
एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी विल बी क्या होगा एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी मतलब क्या होगा, उसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी विल बी क्या होगा नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। वैसे जहां पे वहां था डॉट प्रोडक्ट में हम लोग का क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू क्या है बी डॉट ए, वो कॉम्यूटेटिव था। कॉम्यूटेटिव पे ये क्या है एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब नेगेटिव, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। समझ में? अच्छा, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव सिंपल है, अगर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता है तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव किसके ऊपर है, एडिशन के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में? अच्छा, इसके बाद देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल इज ए नॉन वेक्टर। अगर जो वेक्टर है, दो वेक्टर है, वो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल रहते हैं, उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलेगा, एक नल वेक्टर निकलेगा। नल वेक्टर मतलब जीरो। समझ में? तो अभी देखिए, तो ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या है टू वेक्टर्स ए बी साइन थीटा इनटू क्या है एन कैफ। तो यहाँ पर क्या होगा पैरेलल और क्या है एंटी पैरेलल। तो हम लोग का जब क्या होता है पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब क्या है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो ए बी साइन 0 डिग्री एन कैफ। और जब एंटी पैरेलल होता है मतलब क्या होता है डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, मतलब ए बी साइन कितना होता है 180 डिग्री एन कैफ। तो दोनों का वैल्यू साइन 180 और साइन 0 डिग्री दोनों का वैल्यू कितना निकलेगा, हमारा नल वेक्टर 0। समझ में? अच्छा, अब इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर क्या रहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। उसका वैल्यू कितना निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो अभी देख लीजिए, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, ए बी साइन कितना 90 डिग्री, ए बी साइन कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मतलब क्या, ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं है। तो ए बी कितना आएगा साइन 90 डिग्री। म्यूचुअली क्या बोला हूँ मैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, साइन 90 मतलब वैल्यू कितना है 1। तो सिंपल आंसर कितना है ए बी मतलब क्या है दो वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। समझ में? अच्छा, अभी देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ, दो एक वेक्टर और वेक्टर उसके साथ इटसेल्फ सेम टू सेम रहेगा अगर दो वेक्टर, तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा नल वेक्टर। तो देखिए ए के साथ कितना रहेगा, ए रहेगा ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा ए एंड ए साइन कितना 0 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है सेम है, सेम है मतलब क्या है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या है 0 डिग्री इंटू क्या है एन कैफ है। तो आंसर उसका कितना निकलेगा नल वेक्टर निकलेगा साइन 0 का। समझ में? इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग देखिए और कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो वो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको पता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई कैफ जे कैफ के कैफ, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आई क्रॉस जे। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आई क्रॉस जे कैफ, आई कैफ क्रॉस जे कैफ, तो उसका क्या है मैग्नीट्यूड क्या है आपको बताया था कितना 1, और जे का कितना आएगा 1 आएगा। उसके साथ इसका फॉर्मूला क्या था आपको बोला था, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या आता है साइन एंगल आता है, मतलब साइन कितना आएगा यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा में यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों आ रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है सिमिलर है, क्या सिमिलर तो नहीं है ना, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब क्या है परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। उसके साथ उसका डायरेक्शन कितना है एन कैफ, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो इसका रिजल्ट कितना निकलेगा एन कैफ। समझ में? अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे हैं तो आई कैफ क्रॉस जे कैफ, उसका कितना निकला वैल्यू एन कैफ। तो एन कैफ अभी वो एन कैफ क्या प्रेडिक्ट करेगा, तो देखिए तो यहाँ पर वही बोल रहा है एज एन कैफ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं आपको पहले से ही बोला था जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैफ में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या देगा परपेंडिकुलर देगा, दोनों वेक्टर का जो प्लेन का क्या देगा वो परपेंडिकुलर देगा। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो इट्स जस्ट द थर्ड वेक्टर के कैफ। तो हमारा जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है कितने हैं आई कैफ जे कैफ के कैफ, इन सब में से अगर मैं आई कैफ और जे कैफ लेता हूँ तो आई कैफ जे कैफ कौन सा डायरेक्शन दिखाते हैं, एन कैफ का डायरेक्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो एन कैफ कौन से डायरेक्शन को दिखाएगा, जो रेस्ट जो हमारा वेक्टर होगा, तो रेस्ट थर्ड वेक्टर वो क्या होगा के कैफ। क्या होता है वो के कैफ। हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का आई कैफ क्रॉस जे कैफ होने के बाद बचेगा जो क्या बचेगा के कैफ बचेगा, जो के कैफ वही बचेगा वो क्या है एन कैफ डायरेक्शन है उसी का, तो एन कैफ डायरेक्शन क्या दिखाएगा, सो इट्स जस्ट द थर्ड वेक्टर के कैफ। तो यहाँ पर मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे कितना निकलेगा के कैफ निकलेगा। अभी आपको बताऊंगा आगे जाके चार्ट में अभी बताऊंगा कि कैसे सबका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आई क्रॉस जे कितना निकलेगा के कैफ, तो अभी मैं करूंगा सपोज जे क्रॉस के करूंगा क्या निकलेगा आई कैफ, और के क्रॉस आई करूंगा क्या निकलेगा
जे कैफ। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। उसके साथ अभी जो ऊपर था आई क्रॉस जे, उसको उल्टा करूंगा तो जे क्रॉस आई करने से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के कैफ। अगर उसको फिर से उल्टा करूंगा के क्रॉस जे करने से क्या होगा, माइनस कितना निकलेगा, आई कैफ। और अगर आई क्रॉस के कर दूंगा कितना उल्टा निकलेगा, माइनस जे कैफ। तो ये कैसे होगा, देखिए कुछ दो चार्ट है डायरेक्शन का, ये आई कैफ जे कैफ के कैफ, समझ में आ रहा है। आई कैफ जे कैफ के कैफ देखिए सराउंडेड है एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव निकलेगा, समझ में आ रहा है। देखिए अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा क्या निकलेगा, के निकलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जे क्रॉस के करूंगा क्या निकलेगा, आई निकलेगा, सिंपल। अगर मैं करूंगा के क्रॉस आई करूंगा तो क्या निकलेगा, जे निकलेगा। देखिए ये वाला चार्ट वैसा है कि नहीं, नोट कर लिए, ये वाला चार्ट वैसा है कि नहीं, चार्ट के हिसाब से ये फॉर्मूला वैसा है। आई क्रॉस जे करूंगा तो के कैफ, जे क्रॉस के करूंगा तो आई कैफ, के क्रॉस आई करूंगा तो जे कैफ, वैसा ही है। सब कुछ पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी देखते हैं नेगेटिव कैसे आएगा। ये आई कैफ जे कैफ के कैफ है। अच्छा सबको मैं एंटी क्लॉकवाइज इधर ले लेता हूँ, वहां पर मैं क्या लूंगा, उल्टा लूंगा, क्लॉकवाइज लूंगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करने से क्या होता है, देखिए जे क्रॉस आई करूंगा क्या होगा, के कैफ, नेगेटिव के कैफ हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आई क्रॉस के करूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव जे कैफ हो रहा है कि नहीं। देखिए आई क्रॉस के कर रहा हूँ क्या हो रहा है, नेगेटिव जे कैफ हो रहा है नहीं। उसके बाद के क्रॉस जे करूंगा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ आई कैफ, के क्रॉस जे नेगेटिव ऑफ आई कैफ हो रहा है, समझ में आ रहा है। इस चार्ट को नोट कर लीजिए, समझ में आया। तो ए से एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से पॉजिटिव, ए से क्लॉकवाइज मूव करने से नेगेटिव। इधर अगर जैसे हम लोग सीरीज में जाएंगे वैसे हमारा क्या निकलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, समझ में आया। अच्छा उसके बाद देखिए ये तो था डिफरेंट। अगर मैं दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर सिमिलर लूंगा, मतलब सपोज इफ आई क्रॉस आई रखूंगा, आई क्रॉस आई रखने से क्या होगा, आई क्रॉस आई दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 and 1। अच्छा ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, सेम है मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, मतलब साइन कितना आएगा, 0 डिग्री इंटू क्या एन कैफ, तो साइन 0 डिग्री कितना आता है, 0 आता है। तो टोटल क्या हो जाए ये वाला नल वेक्टर। इसका मतलब आई क्रॉस आई करने से जो, जे क्रॉस जे करने से भी वही, के क्रॉस के करने से भी वही, नल वेक्टर मतलब 0 आएगा, समझ में आ रहा है। इस सबको नोट कर लीजिए। तो अभी देखिए हमारे जो रेस्ट और प्रॉपर्टी है तो क्या बोल रहा है, तो वही जैसे हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किए थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, वैसे हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। बट उसको करने के लिए क्या फॉर्मेशन चाहिए हम लोग को, डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन चाहिए। डिटर्मिनेंट आपके मैथमेटिक्स में है, तो मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए तो क्या बोले पहला प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एज डिटर्मिनेंट। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट किस टाइप का, डिटर्मिनेंट टाइप से, समझ में आया। तो देखिए ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स आई कैफ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ। उसके बाद बी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी एक्स आई कैफ प्लस बी वाई जे कैफ प्लस बी जेड के कैफ, समझ में आया। अच्छा अभी इन दोनों को किस फॉर्म में रखना है, मुझे वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, बट किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो ए क्रॉस बी करूंगा, ए क्रॉस बी करने के बाद मैं इससे दो लाइन खींचूंगा, ये क्या है, डिटरमिनेंट का साइन है, समझ में, डिटरमिनेंट का साइन है। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, आई कैफ जे कैफ के कैफ, देखिए कॉमन आ गया, आई कैफ जे कैफ के कैफ आ गया कि नहीं। अच्छा उसके बाद रेस्ट क्या रह जाएगा, आई कैफ के अंदर क्या रहेगा, ए एक्स एंड बी एक्स, मैं लाइन में लिखा हूँ ए एक्स और बी एक्स। अच्छा जे कैफ के अंदर क्या रहेगा, ए वाई एंड बी वाई लिखा है मैंने, ए वाई एंड बी वाई एक रो में लिखा है। उसके साथ के कैफ रो एंड कॉलम में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो के कैफ को मैंने क्या लिखा है, ए जेड, और उसके अंदर क्या रहता है, बी जेड। देखिए आई कैफ जे कैफ के कैफ के अंदर ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड, समझ में। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐसे, ये वाला क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म है। इसको आप न्यूमेरिकल जब करेंगे कैसे सॉल्व करना है समझ में आएगा। अच्छा तो उसके बाद देखिए, तो अभी हम लोग का क्या है, ये जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है उसका साइन निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल वैल्यू मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला सिंपल है। तो देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो एंगल हमारा जो डायरेक्शन है जो एन के फोर रहेगा नहीं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, समझ में। अच्छा उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा वैल्यू निकाला, वैसे मुझे निकालना है क्या है, जो यूनिट वेक्टर एन कैफ है उसको भी निकालना है, उसका वैल्यू मतलब उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमको पता है यूनिट वेक्टर एन कैफ ऑलवेज क्या रहता है, परपेंडिकुलर मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या रहेगा, ए बी साइन 90 डिग्री क्या रहेगा, एन कैफ साइन 90 कितना होता है 1, मतलब
ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी का मतलब साइन 90 रहेगा, साइन 90 चला जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब क्या रहेगा सिर्फ ए बी और एन कैफ रहेगा। हमें ऑलरेडी पता है ए बी मतलब क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैं यहाँ पे वही लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अभी इस एन कैफ को इधर रखूंगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आए? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारे जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े और उसके ऊपर जो पढ़े ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, हुज टू एडजेसेंट साइड आर फॉर्म बाय द वेक्टर, दो वेक्टर के साथ फॉर्म है वो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड। क्या है वो वेक्टर, पहला वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, सेकंड वेक्टर क्या है बी वेक्टर इक्वल टू -3i कैप प्लस 7j कैप। तो आपको अभी मैं आपको प्रॉपर्टी में बोला था कि जो हमारा जो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके साथ सेम होता है, पैरेललोग्राम के एरिया के साथ सेम होता है। तो सिंपल सा बात है, मैं अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ कि नहीं। तो देखिए, तो पहले मुझे क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो भी आप बोलोगे। तो क्या करना है मुझे, ए क्रॉस क्या करना है बी, तो इसको डिटर्मिनेंट में पुट करना है। पुट करने के बाद मैं बोला था क्या करेंगे, आई जे एंड क्या करेंगे के कैफ को कॉमन करेंगे जो ऑर्थोगोनल यूनिट से, आई कैफ जे कैफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स जो आएगा 11 क्लास में, आई कैफ जे कैफ के कैफ। तो देखिए पहले ए वेक्टर का सेट लीजिए 3 एंड क्या है 4, तो आई कैफ में 3, जे कैफ में क्या है 4, के कैफ में क्या होगा 0। उसके बाद बी वेक्टर में क्या आएगा, आई कैफ में क्या आएगा -3, जे कैफ में क्या आएगा 7 और के कैफ में कुछ नहीं है मतलब क्या आएगा 0। ये समझ में आया आपको, ये वाला स्टैंडर्ड में आपको प्रॉपर्टी में समझा, डिटरमिनेंट फॉर्म में समझा। अभी इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। बस आपको यही सब चीज याद रखना है, ये आई कैफ जो होता है पहला वाला पॉजिटिव, जे कैफ बीच में का नेगेटिव, के कैफ क्या होता है पॉजिटिव। समझ में, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। तो देखिए अभी जो ये वाला सेक्शन है आई कैफ, इसको उठा के ऐसे लिखूंगा, आई कैफ लिखा, समझ में, इसको आई कैफ को उठा के साइड में ले ऐसे लिखा। उसके अंदर डिटरमिनेंट में लूंगा, आई कैफ को मैं सेपरेट ले आया ऐसे लिखा, उसके अंदर और एक डिटरमिनेंट लिया। तो उस डिटरमिनेंट में देखिए ये आई कैफ का जो कॉलम एंड रो है, कॉलम एंड रो है, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड में जितने भी मतलब एलिमेंट है सबको लीव करना है। जितने भी एलिमेंट है सबको, जो आई कैफ से कॉलम और आई कैफ के रो में जितने भी एलिमेंट है, देखिए 3 -3 जे कैफ के कैफ, जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करना है लीव करना है। ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला सेक्शन क्या करना है लीव करना है। तो बाकी रह जाएगा क्या, ये वाला पार्ट रह जाएगा 4700, इसको इसमें लिखना है 4700। समझ में, इसको एक डिटरमिनेंट पुट करके, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद प्लस था, इसके बाद क्या आएगा नेगेटिव। अभी जे कैफ को कॉमन लाएंगे, इधर बाहर ले आएंगे, ले आए। अच्छा, जे कैफ का जो कॉलम एंड रो है उसको लीव करके रेस्ट पार्ट लेना है। देखिए जे कैफ का कॉलम एंड रो, देखिए ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, मतलब 4 7 एंड आई कैफ एंड के कैफ, ये सबको लीव करने के बाद क्या रहेगा, ये 3 -3 एंड 0 रहेगा कि नहीं, हाँ कि नहीं। 3 -3 एंड 0 रहेगा। जे कैफ का कॉलम एंड रो को ये लीव करने के बाद क्या रहेगा 3 -3 एंड 0 रहेगा कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिटरमिनेंट में, कैसे लिखेंगे 3 -3 0 0। समझ में। अच्छा, अभी लास्ट पार्ट क्या है के कैफ, वो क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मैंने क्या लिया के कैफ लिया, पॉजिटिव के कैफ लिया कि नहीं। अच्छा, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, के कैफ को कॉमन लाने के बाद वही डिटरमिनेंट लेके क्या करना है, जो रो एंड कॉलम है उसको लीव करना है। इसके रो कॉलम में क्या है आई कैफ जे कैफ, उसके बाद क्या है 0 0। देखिए ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट को लीव करना है। उसके बाद क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं, क्या बचेगा 3 -3 4 7, क्या बचेगा 3 -3 4 7, उसको ऐसा लिखना है 3 -3 4 एंड 7। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा, अभी देखिए, अभी इधर मैं साइड में कर रहा हूँ, हमारा जो क्या था आई कैफ था, हमारे यहाँ पे क्या था देखिए, तो यहाँ पे क्या रहे आई कैफ के पास क्या है 4 7 0 0, जे कैफ के पास क्या है 3 -3 0 0 एंड के कैफ के पास क्या है 3 -3 4 एंड 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी इसके अंदर आपको ऐसे कैसे सॉल्व करना है, समझ में कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करना है,
ये 4 इसके साथ क्रॉस होगा, ये 7 इसके साथ क्रॉस होगा। 4 इंटू 0 कितना होता है 0, इन दोनों के बीच रहेगा माइनस। 7 इंटू 0 कितना रहेगा 0। ये वाला फॉर्मूला है इसका, याद रखिए, क्रॉस होगा इसके साथ और इसके साथ, दोनों के बीच में क्या रहेगा माइनस। समझ में? अच्छा, इसके बाद माइनस जेकेफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 इंटू 0 कितना होता है 0, माइनस 3 इंटू 0 कितना होता है 0। तो 0, ये भी 0 हो गया, 3 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0 माइनस कितना हो गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या रहे प्लस के कैफ, प्लस के कैफ, प्लस के कैफ में क्रॉस अगेन 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 7 कितना है 21। देख लीजिए 3 इंटू 7 कितना है 21। उसके लिए क्या है माइनस है, माइनस 3 इंटू 4 कितना माइनस 12, बीच में और एक माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 12। तो 21 प्लस क्या होता है 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? 21 प्लस क्या होता है 12। तो इसको होल ओवर सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा, आंसर निकलेगा ओनली 33 के कैफ। क्या निकलेगा 33 के कैफ, बिकॉज ये तो सब 0 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा ये वाला। तो कितना आंसर निकलेगा 33 के कैफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो हमारे ए क्रॉस बी का वैल्यू निकल गया 33 के कैफ। अच्छा, अभी देखते हैं अभी इसका क्या निकलना है मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया तो मैग्नीट्यूड जितना होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी उतना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हमारा जो ए क्रॉस बी कितना है 33 के कैफ, इसका मैग्नीट्यूड आपको बोला था जो रेक्टेंगुलर कंपाउंड से मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारा क्या होता है रूट ओवर ऑफ कर देते हैं, रूट ओवर ऑफ करके स्क्वायर करते हैं। तो रूट ओवर ऑफ यहाँ पर आई एंड जे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, प्लस 33 का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर, तो आंसर कितना निकलेगा 33। तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना निकल गया 33। तो एरिया कितना है 33 स्क्वायर यूनिट, 33 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लीजिए वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ए वेक्टर कितना दिया है 2ik प्लस jk प्लस kk, एंड बी वेक्टर क्या दिया है ik माइनस jk प्लस 2kk। ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं समझ में? अच्छा, अब इसमें क्या निकाला यूनिट वेक्टर, हम लोग को पता है यूनिट वेक्टर क्या है nk। सिंपल सा बात है, यूनिट वेक्टर कितना पता है nk। nk का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया हूँ, क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग को जाना है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी इस क्वेश्चन में। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में बोला है nk इक्वल टू क्या है ए वेक्टर ए क्रॉस ए क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसका डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पता है कि नहीं? तो सिंपल सा हम लोग को क्या निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अभी आपको मैंने इसके बाद वाला जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको समझाया था ए क्रॉस बी निकालने के लिए। तो देखिए और एक बार बोल रहा हूँ, तो ए क्रॉस क्या है ए क्रॉस क्या है बी है, इसको क्या करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में डालना है। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में डालेंगे तो कितना आएगा आई केफ जे केफ के केफ कॉमन लेना है कि नहीं। देखिए आई केफ में क्या है ए पे क्या है 2 1 1, इसमें कुछ नहीं मतलब 1, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 2 1 1 2 1 1, इसमें कुछ अभी देखिए बी में देखिए आई केफ में कुछ नहीं 1, जे के में कितना है -1, के केफ में कितना है 2, ये वाला होगा कि नहीं 2 1 1 एंड 1 -1 2। आपको ऑलरेडी मैंने बोला है फॉर्म सॉल्व करने के लिए, वैसे ही आई केफ आपको लाना है, आई केफ का रो एंड कॉलम को छोड़ना है। तो क्या रहेगा 1 -1 1 एंड 2 रहेगा कि नहीं। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस प्लस आपको बोला था फॉर्म माइनस जेकेफ क्या रहेगा, माइनस जेकेफ को छोड़ने से क्या रहेगा 2 1 1 एंड 2। देखिए 2 1 1 एंड 2 सेम सा ही बात है, कुछ नया नहीं है। 2 1 1 एंड 2। उसके बाद प्लस क्या है केकेफ है, केकेफ का रो एंड कॉलम को लीव करने के बाद क्या रहेगा 2 1 1 -1 2 1 1 -1। अभी इसको क्या करना है क्रॉस करके सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे कैसे देख लीजिए, आई केफ अभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो अभी देखिए 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू कितना निकला 2 होगा, उसके बाद क्या रहेगा प्लस ये उसके क्रॉस होने से क्या होगा 1 होगा,
माइनस जे, इसको सिर्फ सॉल्व करना है वैसा ही। 2 इंटू 4, 4 माइनस 4 क्या रहेगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, उसके बाद प्लस के केफ। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2, इधर क्या आ गया माइनस 1, होगा कि नहीं, समझ में आएंगे नहीं। इसको सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसको होल जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा आंसर, आंसर निकलेगा पहले का कितना निकल जाएगा, 2 + 1 कितना है 3, 3 आई केफ माइनस 3 जे केफ, माइनस 3 जे केफ माइनस 3 के केफ। देखिए माइनस 3 क्या आ जाएगा, के केफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सॉल्व हो गया। अभी ये वाला क्या है, ए क्रॉस बी, ये वाला सिंपल सा बात है, ये वाला क्या है, ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी के बाद क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आपको बोला था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालना है, स्क्वायर करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर रूट ओवर ऑफ करना है। तो कैसे करूँ, रूट ओवर किया, ये 3 का स्क्वायर, उसके बाद कितना -3 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा, √27, कितना निकलेगा, √27। √27 को मैं थोड़ा अगर सॉल्व करूँगा क्या होगा, स्प्लिट करने से 3√3, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3√3, हो सकता है कि नहीं, समझ में। अच्छा, अभी हम लोग डायरेक्टली हमारे फॉर्मूला में जाएंगे, डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला में जाएंगे। तो एन केफ इक्वल टू ए क्रॉस बी कितना था, देखिए ए क्रॉस बी हम लोग का कितना था, 3 आई केफ माइनस 3 जे केफ माइनस 3 के केफ, हाँ कि नहीं। उसके बाद ए क्रॉस बी का कितना था, 3√3, समझ में आ रहा है। तो ए क्रॉस बी का कितना था, 3√3। तो अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 3 और 3 को क्या, अगर सबको अगर स्प्लिट कर दूंगा तो क्या होगा, सबको अगर स्प्लिट कर दूंगा अलग अलग तो क्या हो जाएगा, 1/√3 कॉमन आएगा, 1/√3 क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा, बीच में क्या रहेगा, आई केफ माइनस जे केफ माइनस के केफ, समझ में आ रहा है। देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, वही 1/√3 रहेगा, ये 3 कैंसिल हो गया, वही 1/√3, ये 3 कैंसिल हो गया, वही 1/√3, बच जाएगा आई केफ माइनस जे केफ माइनस के केफ। तो हमारा एन केफ निकल गया, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपका खत्म होता है वेक्टर का क्वेश्चन, समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।